नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 13 सुमित्रा नंदन पंत ये पढ़ेंगे अपन। ये कक्षा 9 से पदखंड है आपका। ये पहले मैं आपको कवि का परिचय बताऊंगी, फिर आपको कविता का परिचय बताऊंगी। तो सबसे पहले कवि परिचय। कवि परिचय में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म। सबसे पहले जब भी हम किसी कवि का परिचय जानते हैं तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन हैं और ये इनका किस तरह का इन्होंने रहे हैं या फिर इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इधर ध्यान दे लें। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर, यानी महात्मा गांधी ने उन्हें बुलाया और उनको मतलब इनवाइट किया एक तरह से कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया कि भाई तुम स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लो, हिस्सा लो और देश के हित में कुछ काम करो। तो छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। यानी उन्होंने जो कुछ लिखा इनमें जो प्रमुख हैं वो ये कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतर्गत संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। यानी जैसे कोई शिल्पी बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है अपने शिल्प के द्वारा, यानी अपनी कला के द्वारा, वैसे ही इनको शब्दों का शिल्पी कहा जाता है। ये तो थे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, यानी उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हम जो है वो पाठ का परिचय जानेंगे। तो ये पाठ परिचय में जो पंत जी हैं वो ग्राम श्री कविता उन्होंने लिखी है। कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है, यानी उसको उत्साहित करती है, प्रफुल्लित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता कि कवि जो है वो ग्राम श्री के माध्यम से हमें गांव की एक झलक दिखाना चाहता है। और ये कविता उनकी देखो। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा छलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांच सी लगती वसदा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, तेल से युक्त, तेलाक्त मतलब तेल से युक्त, तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब इसके शब्दार्थ हैं। उजली, चौथी लाइन में देखो, चांदी की सी उजली। चमकदार, हरित माने हरी, रुधिर माने खून, हिल हरित रुधिर है रहा छलक, हरित माने हरी, रुधिर माने खून। श्यामल भू यानी हरी भरी धरती, चिर निर्मल एकदम स्वच्छ, फलक नीला विस्तार। तो ये जो इसके शब्दार्थ हैं कुछ, और मैं पढ़ाते हुए समझाऊंगी आपको। फैली खेतों में दूर तलक, ये ग्राम श्री कविता के रचिता जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं, इन्होंने ये कविता लिखी है। और ग्राम की
अपन सबसे पहले जब लिखते हैं सब भावार्थ इसका, तो अपन ऐसे बताते हैं। तो इसमें गांव की प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का मनोहारी वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि गांव के खेतों में फैली, खेतों में दूर तलक, यानी गांव के जो खेत हैं उनमें दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, मखमल की तरह से यानी मुलायम और कोमल हरियाली फैली हुई है। मखमल जैसा मुलायम सा होता है ना, वैसे कोमल हरियाली फैली हुई है। हरियाली का मतलब हरे हरे पेड़ हैं चारों तरफ। लिपटी जिससे रवि की किरणें, अब उनके ऊपर क्या हो रहा है, रवि की किरणें, रवि मतलब सूर्य की किरणें। लिपटी जिससे रवि की किरणें लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुद्र है रहा छलक। उस हरियाली पर लिपटी जिसमें मतलब जब सूर्य की जो किरणें आती हैं, जब हरियाली के ऊपर पड़ती हैं तो एक आभासी, एक जो चमक है जो वो उभरती है। तो उस हरियाली पर सूर्य की किरणें जो हैं वो चांदी के जाली की तरह, चांदी की सी उजली जाली मतलब चांदी की सी उज्जवलता, जो सफ़ेद जो वाइटनेस आती है ना, उसके लिए कहा गया है कि उज्जवल एवं चमकीली जाली सी शोभायमान हो रही है, यानी बहुत ही अधिक चमकीली पत्ते जो हैं वो हरे हरे पत्ते, सब हरियाली जो है वो चमक रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर, हरी हरी घास और तिनकों पर हिल हरित रुद्र है रहा छलक। जब किरणें पड़ती हैं तो उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही हैं मानो उनमें हरे रंग का खून बहता हुआ छलक रहा हो। यानी जैसे हमारे अंदर आपने कभी देखा होगा हाथ के नीचे टॉर्च लगाई है और अपनी जो उंगलियां हैं उसमें से रेडिश दिखाई देता है, वैसे ही जब किरणें हरे हरे पत्तों पर आती हैं तो क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ लाल रंग नहीं है, वहाँ हरा रंग है पत्तियों का, इसलिए वो हरे रंग का खून बहता हुआ छलक रहा है। इस तरह से वहाँ पर किरणों के माध्यम से ऐसा लगता है, सूर्य की किरणें जब पत्तियों पर पड़ती हैं तब। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक, हरियाली से शोभायमान धरती पर जो नीला, श्यामल भू मन एकदम स्वच्छ, भू मतलब धरती पर, तल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक, यानी नव का यानी आकाश का, निर्मल बिल्कुल स्वच्छ वातावरण जो होता है ना, स्वच्छ आकाश का एक पट या फलक की तरह झुका हुआ है। मतलब आकाश धरती के ऊपर, साफ सुथरी धरती के ऊपर झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। आशा ये है कि गांव का प्राकृतिक जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो अति मनोरम एवं समृद्ध है। दूसरा पैराग्राफ देखें। रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा का मतलब, रोमांचित मतलब अति प्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्न। वसुधा धरती, आई जो में गेहूं की बाली, बाली फसलों में जो बालियां आती हैं, यानी जिनमें गेहूं या जौ जो भी उगते हैं वो बालियां उनको बोलते हैं। गेहूं की बाली आपने देखी होगी। सनई एक पौधा है, अरहर और सनई, अरहर की दाल जानते ही हैं आप, और सनई भी एक पौधा होता है, सण का पौधा है ना। जिस किंकणियाँ, करधनी, तेलाक्त यानी तेल की सी भीन है ना, और भीनी माने हल्की खुशबू, जिसको बोलते हैं भीनी भीनी खुशबू आ रही है ना, हल्की हल्की खुशबू आ रही है, तो भीनी माने हल्की। धरा माने पृथ्वी, तीसी माने नीली फूल वाला पौधा अलसी। अब यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहा है कि रोमांचित सी लगती वसुधा, कि जौ और गेहूं में जब बालियाँ आ जाती हैं तो वसुधा कैसी लगती है, प्रफुल्लित लगती है, खुश नज़र आती है। इन बालियों पर तीखे तुस के नोक जो होते हैं उन्हें देखकर कल्पना करता हुआ कवि क्या कह रहा है कि रोमांच हो गया है, यानी ऐसी लग रहा है कि धरती को रोमांच हो गया, यानी धरती बहुत ही प्रसन्न हो गई है। खेतों में अरहर और सनई जो है वो फलियां जो हैं वो पक गई हैं, अरहर की और सनई की सोने की सी फलियां, मतलब जैसे पीली पीली होती हैं ना, तो पकी हुई तो वो कैसी लग रही हैं, जैसे सोने की फलियां हों, पककर सोने के समान पीली हो गई हैं। और उनकी फलियां कैसी हैं,
उनकी करधनियों की भांति बजने लगी हैं। क्योंकि जब गेहूँ पक जाता है तब उसको हिलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है। अरहर और सनई की गेहूँ तो बाली हैं, और अरहर और सनई की जो फलियाँ होती हैं, फलियों के अंदर जब गेहूँ वो दाल पक जाती है, यानी अरहर की दाल और सनई जो बीज है वो पक जाता है, तो उसकी फलियों को बजाने पर आवाज़ आती है। ठीक है, तो वो कैसा महसूस करती हैं, जैसे करधनियाँ बज रही हों। जैसे आपने कभी देखा होगा मम्मियों को पाजेब या जो कमर में बांधने वाली जो करधनी होती है ना, वो उसमें गुच्छा सा होता है, उसमें वो बजती है। तो ऐसे ही छुन छुन की आवाज़ जो है वो उसमें से आवाज़ आ रही है। तो फलियाँ करधनियों की भांति बजने लगी हैं खेतों में। अब देखो चारों तरफ फूली सरसों पीली पीली, खेतों में क्या हो गया है, पीली पीली सरसों फूल रही है। अब सरसों फूलने पर जो अपन सरसों का तेल जो होता है, क्योंकि इन्हीं सरसों में से ही निकलता है, तो तेल जो निकालते हैं हम अपन सरसों के बीज से ही, तो इसलिए क्या कह रहा है कभी यहाँ पर, उड़ती भीनी तेलाक, ऐसा महसूस हो रहा है कि सरसों के पीले पीले फूलों में से, जो पीले फूलों से लदी पड़ी है जो बालियाँ, उनमें से क्या नज़र आ रहा है, भीनी तेलीय गंध वातावरण में फैल रही है। यानी उनमें तेल भरा हुआ है और वो ऐसा लग रहा है कि तेल नुमा वातावरण जो गंध है वो चारों तरफ फैल रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। लो यह तो हरी भरी धरती जो है वो, अब क्या कह रहा है कि अलसी के जो नीले फूल हैं, लो हरित धरा से यानी हरी हरी धरती से झांक रही हैं नीलम की कली तीसी नीली। नीलम की जो कली हैं, नीले फूल में झांकने लगे हैं, नीलम की कलियां भी जैसे प्रतीत हो रही हैं। यानी नीलम की कली का मतलब यहाँ पर जब तीसी जो है ना, तीसी अलसी, उसमें नीले नीले फूल उगते हैं, और वो नीले नीले फूल ऐसा महसूस करा रहे हैं कि जो नीलम पत्थर होता है ना, नीलम की कलियाँ ऐसी प्रतीत हो रही हैं। तो ये आपको आज यहाँ तक कि कल मैं फिर पढ़ाऊँ।